write down the heading permutation and combination. सबसे पहले बेटा हम लोग ये हेडिंग तो डाल देते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, क्योंकि अगर इसका बेसिकली मतलब क्लियर हो जाता है तो हमें किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने में काफी इजी हो जाता है। सबसे पहले बेटा हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो परम्यूटेशन होता है उसका मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ओके। कभी भी अगर हमको सेलेक्ट करना है तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और कभी भी हमको अरेंजमेंट करना है तो हम परम्यूटेशन यूज करते हैं। इस बात को हम समझने के लिए एक एग्जांपल यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमारे पास एग्जांपल ये है कि लेट से हमारे पास ए बी सी ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हमको तीनों ऑब्जेक्ट्स में से दो को सेलेक्ट करना है, यानी कि हमको नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं कि तीन में से दो को सेलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो अगर हमने क्वेश्चन बना दिया कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अगर हमको एबीसी में से दो को सेलेक्ट करना है तो हम उसमें एबी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या एसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम बीसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यही हमारे पास सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप कहोगे कि सर अगर हम ए बी ले लें, बीसी ले लें, एसी ले लें, तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया। इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। लेकिन बेटा अगर मान लो आप एक क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हैं कई सारे बच्चे, सबसे पहले उन्होंने ऑर्डर फॉलो किया ए बी का, यानी कि पहले ए बच्चा बैठा है फिर बी बच्चा बैठा है। लेकिन जैसे मैं क्लास में वापस छोड़ के गया, मैं फिर वापस आ गया, तो उन्होंने अपना अरेंजमेंट बदल दिया, पहले बी बैठा है फिर ए बैठा है। तो बेटा ये एक ऊपर वाला अरेंजमेंट डिफरेंट है और नीचे वाला अरेंजमेंट एक डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो उसमें अरेंजमेंट नहीं देखा जा सकता है, यानी कि ए और बी की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। लेकिन जब हम अरेंजमेंट यानी कि परम्यूटेशन की बात करेंगे तो उसमें अरेंजमेंट भी देखना पड़ता है कि ए बी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है और बी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो तीन में से दो को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं 3C2। लेकिन अगर हम तीन में से दो को अरेंज करते हैं तो उसके तरीके होते हैं 3P2। तो जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम परम्यूटेशन यूज करते हैं, और लेकिन सिलेक्शन के लिए जब हम कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, यानी कि कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि ए बी अलग है, बी ए अलग है, बी सी अलग है, सी बी अलग है, और हमारे पास ए सी अलग है और सी ए हमारा अलग है। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वे से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं एबीसी में से दो को अरेंज करने का, अगर मेथड हमसे पूछा जाए। लेकिन अगर एबीसी में से दो को सेलेक्ट करने का मेथड पूछा जाए तो उसका एक मेथड ये हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है, तीसरा मेथड ये हो सकता है। यानी सिलेक्शन के लिए हमको यूज करना है कॉम्बिनेशन, और अरेंजमेंट के लिए यूज करना है हमें परम्यूटेशन। अब बच्चों ये बहुत आसान होता है। अब आपको सिर्फ इनकी डिफाइनिंग रिलेशनशिप समझनी होगी कि हमें 3C2 को कैसे इवेल्युएट करना है ताकि उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 3 निकल के आए, और 3P2 को हमें कैसे इवेल्युएट करना है ताकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 6 निकल के आए। क्योंकि आपने यही अभी फाइंड किया है प्रैक्टिकल लाइफ में कि तीन में से दो को सेलेक्ट करने के तीन तरीके हैं, लेकिन तीन में से दो को अरेंज करने के 6 तरीके हैं। इन बातों को अगर हम डेफिनेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट करने का मेथड होगा कि हमको पता होना चाहिए व्हाट इज एनसीआर। एनसीआर होता है बेटा फैक्टोरियल एन होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। दिस इज कॉल्ड एनसीआर की डेफिनेशन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। हमें कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। काफी सारे आपके पेपर्स में बेटा जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ इसी डेफिनेशन को यूज करके ही हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनपीआर,
तो आप लिखोगे NPR is equal to factorial n whole divided by factorial n minus r. This is a definition of NPR and this is definition of NCR. तो बेटा हमको NCR और NPR की डेफिनेशंस पता होना चाहिए क्या होती है। अब हम इन डेफिनेशंस को समझ लेते हैं कि ये डेफिनेशन वर्क कैसे करती है। अब बेटा NCR का पूरा मतलब क्या है? NCR का पूरा मतलब है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। और NPR का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। ठीक है, तो ये इसका डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। अब मैथमेटिक्स में डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, पेपर में क्वेश्चंस होता है वो पूछा जाएगा। तो आपको ये देखना होगा कि NCR में n की वैल्यू जो होती है, ध्यान से आपको ये भी सुनना पड़ेगा, NCR में जो n की वैल्यू होती है वो हमेशा r के बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है। मतलब हम दो में से किसी एक चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं या दो में से दो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको एक में से एक को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये होना चाहिए कि n की वैल्यू r के बराबर हो या बड़ी हो। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने एक में से दो को सेलेक्ट कर लिया या तीन में से 10 को सेलेक्ट कर लिया, तो मतलब ये बातें तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा के चलते हैं कि n की वैल्यू हमेशा r से क्या होती है? बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो n और r है ये बेटा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, या आप इसको सीधा सीधा मान के चलिए कि n और r ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को। यानी n 0 भी हो सकता है, r भी 0 हो सकता है, n 1 हो सकता है, r भी 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, r भी 3 हो सकता है। However, it can't ठीक be है, माइनस नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकती। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेज है। ये सारे नंबर ऑफ वेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा होगा कि कोई नंबर ऑफ वेज है ही नहीं तो आंसर हो सकता है 0, लेकिन नंबर ऑफ वेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन है जिनको जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे n की वैल्यू नेगेटिव भी आती है, तो उसे हमको डिस्कार्ड करना पड़ता है, वो नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होती है या बराबर होती है। चलिए, यहाँ पे भी बच्चों यही सेम डेफिनेशन काम होती है कि n की वैल्यू यहाँ पे भी r से बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है। यहाँ पे भी बेटा n और r जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। n और r को अगर आप नेचुरल नंबर नहीं समझ पाते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे याद रख लीजिए कि n क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, r भी क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, लाइक दैट। इस तरह से ये नेचुरल नंबर्स काम करते हैं। r को हम 0 भी ले सकते हैं, तो r को आप 0 भी ले सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहें तो नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स, चलिए मैं एक बार सही से लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं तो उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और अगर होल नंबर होता है तो बेटा वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो r कैन बी 0 बट n कैन बी नॉट 0। तो अगर आप उस परफेक्ट डेफिनेशन में लिखना चाहें तो मैं इसको और डेफिनेशन सही से लिख सकता हूं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन r क्या होता है? होल नंबर। r में 0 भी आ सकता है। ठीक है ना, हो सकता है आपने 5 में से किसी को सेलेक्ट ही ना किया हो। ठीक है ना, 5 में से किसी को भी सेलेक्ट ना करने का तरीका क्या होगा? 1 होगा। एक ही तरीका है कि आपने कोई तरीका नहीं लिया। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी n क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर हो सकता है। r क्या हो सकता है? होल नंबर। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बट नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा बेटा ये बेसिक सी डेफिनेशन है। और अगर आपको किसी फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता है तो फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं होता है। फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैं उसको आपको लिख करके बताता हूं। जैसे आपको लिख के दे दिया गया कि फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये एंड बेटा लास्ट में जाकर के 1 पे ही होता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पे हम इतने बड़े बड़े नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9, यहीं पे ब्रेक कर दिया। या फैक्टोरियल 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 9 इंटू 8। आगे ना लिखना चाहे तो हम फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं, लाइक दैट। तो इस तरह से बेटा जो फैक्टोरियल किसी का भी
वो जाके एंड हमेशा 1 पे ही होगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि व्हाट इज फैक्टोरियल 0। तो बेटा डिफाइनिंग रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि जो फैक्टोरियल 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 इज 1। ओके सर, एक डाउट है। यस बेटा। हाँ, तो आपने इधर लिखा है ना, फैक्टोरियल ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 9, हाँ यस बेटा। और फिर उसके नीचे लिखा है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ऐसे। यस तो बेटा। तो इज इट ओके दैट ऐसे लिखूं 10 फैक्टोरियल 9 एंड नॉट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7? यस बेटा। हाँ ये बेटा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे ये तो थ्योरी चल रही है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे देखिए ये मैंने आपकी एक्सरसाइज ओपन कर दी है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। मैं इस क्वेश्चन को ओपन करके करता हूं अभी, तो आपको समझ में आएगा कि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इवैल्यूएट करना है लेकिन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 5 को हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। और ये जो नीचे फैक्टोरियल 3 है इसको हम 3 लिखेंगे इंटू 2 इंटू 3 1। इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको दो मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। सबसे पहले हम मेथड 1 से कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। दिस इज योर मेथड 1। आप क्या करो, उसमें 3 से 3 को कैंसिल कर दो, 2 से 2 को कैंसिल कर दो। आंसर कितना आ गया, 5 4 जा 20। 20। लेकिन दूसरा मेथड क्या कहता है कि आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 और फैक्टोरियल 3 पे ब्रेक कर देंगे, फैक्टोरियल 3 पे रुकवा देंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे भी क्या है, फैक्टोरियल 3 है। तो नीचे वाला फैक्टोरियल 3 ऊपर वाले फैक्टोरियल 3 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। कैंसिल। तो आपको उसको एक्सपेंड करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट आंसर आपके पास 20 आ जाएगा। तो अगर आप पूरा ओपन करके करेंगे बिगिनिंग में तो आपको टाइम काफी लगेगा, तो आपको पूरा ओपन नहीं करना होता है। जितनी जरूरत हो आप उतना ओपन करिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो ऊपर से भी आंसर 20 आएगा, नीचे से भी आंसर 20 आएगा। अच्छा, फिर सो से हम देखिए। लोग, एक हाँ सेकेंड, जस्ट फॉर माई, यस बेटा। जस्ट टू क्लियर माई सेल्फ अप, एक सेकेंड आप हाँ हाँ वापस जा सकते हो उधर? हाँ, तो हम लोग 3 फैक्टोरियल तक रुक रहे हैं क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल लिखा है। यस 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 बेटा, 3 फैक्टोरियल तक इसलिए रुक गए क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, इसलिए हम्म हमने उसको वहां पे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया, वहीं पे रोक दिया। ठीक है। फिर से देखो बेटा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन से करने के लिए। देखिए फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 3, अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से इवैल्यूएट करें तो सबसे पहले मेथड 1 ये कहता है कि आप पूरा करो। जैसे फैक्टोरियल 4 को लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। हम्म और नीचे क्या है, फैक्टोरियल 2 है। अब फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो गया। फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपको पूरा करना है तो उस तरह से मेथड 1 से हम पूरा कर सकते हाँ, हैं। या फिर अब ये 2 से 4 2 इंटू 3 कैंसिल हो इंटू गया। फैक्टोरियल 2। यस, अब तुमने उस बात को कैच किया। तो ये हो गया हम्म 4 3 जा 12 और ये हो गया 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 इज 6। ये बेटा इसका आंसर है। हम्म लेकिन अगर इसको मेथड 2 से करेंगे तो मेथड 2 ही तुमको ज्यादा यूज करना पड़ेगा। मेथड 2 कहेगा कि फैक्टोरियल 4 के नीचे फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 4 को आप लिखो 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल 2 पे आप ब्रेक कर दो, क्योंकि फैक्टोरियल 2 नीचे से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल। हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने इसको डायरेक्टली क्या किया, कैंसिल कर दिया। और फैक्टोरियल 3 तो आपको पूरा ही ओपन करना पड़ेगा, दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि उसको कैंसिल करने के लिए कोई भी नहीं है। अब हम्म ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 अगेन 6। तो बेटा ये मैंने मेथड 1 और मेथड 2 दोनों यूज करके आपको किसी का भी फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको सिखाया। हम्म ठीक है बेटा, समझ में आ गया। समझा। यस। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक ली और टेक्स्ट बुक से दो एग्जाम्पल लेकर के दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के लेके अभी आपको समझाएं। और मेरे पास खुद के भी काफी नोट्स वगैरह रहते हैं,
मैं आपको काफी और भी एग्जांपल्स बताऊंगा करके। लेट्स से भी हम लोग सी पार्ट को ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका सी पार्ट है। तो बेटा ये आपके सी पार्ट की तरफ मैं अब आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। तो सी पार्ट को हमको कंप्लीट करना है। दिस इज योर सी पार्ट। क्लास ओवर होने के बाद आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप समझने पे भी टारगेट करते जाइएगा। चलिए, तो समझने पे सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू फैक्टोरियल 4। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 7 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 21 इंटू फैक्टोरियल 3। अब आपको से इवेल्युएट करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो आप क्या करोगे, कहोगे कि सर एक काम कर लेते हैं कि एक आपके पास 7 इंटू फैक्टोरियल 4 है और दूसरा आपके पास 21 इंटू फैक्टोरियल 3 है। तो सर सबसे पहले हमको कॉमन ये फैक्टोरियल और कॉमन लेने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, जो फैक्टोरियल 4 है उसको हम लिख देते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ये मैंने लिख दिया। और दूसरे वाला जो टर्म है उसमें फैक्टोरियल 3 तो पहले से ही है। तो अगर आपका ध्यान जाएगा कि तो दोनों में आपको क्या नजर आएगा कि फैक्टोरियल 3 क्या आ सकता है, फैक्टोरियल 3 कॉमन है। साथ ही साथ 7 भी क्या निकाल सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 7 3 या 21 होता है। तो ओवरऑल मिलाकर के 7 इंटू फैक्टोरियल 3 आपने कॉमन ले लिया। यहां बचा 4 और ये हो गया 7 3 या 21 और फैक्टोरियल 3 में कॉमन लेके पहले ही बाहर निकाल चुका हूं। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 7 इंटू फैक्टोरियल 3 और 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और ये हो गया बेटा 7 7 जा 49 इंटू फैक्टोरियल 3। और बच्चों अब आपको याद रखना होता है कि फैक्टोरियल 3 को बार बार ओपन नहीं करना होता है। फैक्टोरियल 3 इज अ स्मॉलेस्ट, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स आप इसको डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24, 24 और 5 294 29, 294 इज द राइट आंसर। तो बेटा इसको ये कैलकुलेट करने का सबसे आसान मेथड है। इसको ये कैलकुलेट करने का सबसे आसान मेथड। तो बेटा देखो अभी तक आपको क्या समझ में नहीं आया, तो उसको मैं दोबारा क्लियर कर दूं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि फैक्टोरियल को कैसे ओपन किया जाता है। हाँ सब समझा, सब समझ में आ गया? एनी डाउट? नो। ठीक है बेटा, एक्चुअली एक बार नीचे जा सकते हो, नीचे नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं नीचे जाता हूँ। ये देखिए, एक सेकंड, तो ये 7, ओ अच्छा, तो ये 7 टाइम्स फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर रहे फिर फैक्टोरियल 3। यस बेटा, हाँ 7 फिर 7 फिर फैक्टोरियल 3। अच्छा ओके। मतलब हाँ, मतलब मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। कभी भी आपको कोई दे दे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, दिस इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 15, याद रखिएगा। ओके। क्योंकि फैक्टोरियल 5 आपका कुछ और होता है, फैक्टोरियल 3 कुछ और होता है। अगर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 15 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब आपको ये प्रॉपर्टी की तरह याद रखना है कि फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 3 ये भी फैक्टोरियल 8 के इक्वल नहीं होगा। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 ये कोई 5/3 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब हमको फैक्टोरियल्स ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे वो ऐड सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स की तरह नहीं ट्रीट होते हैं। ओके ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन से और समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि इस तरह के अभी काफी क्वेश्चंस हैं। चलिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ये डी पार्ट है। दिस इज योर डी पार्ट। तो डी पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए अब हम लोग क्या यूज करेंगे, स्मार्ट मेथड यूज करेंगे। फैक्टोरियल 10 है तो फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। बस इतना ही हम ओपन करके अपॉन रोक देंगे। फैक्टोरियल 8। यस बेटा, प्लस 9 फैक्टोरियल है तो उसको 9 लिखेंगे इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो बेटा देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया।
So 90 ये हो plus गया 10 into 9 90 sorry और 72. 8 9 72, यानी कि 0 plus 2 2, 9 plus 7 16. आंसर इज 160. ओके ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर से. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीखने के लिए मिलेंगे, तो उससे आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे कि फैक्टोरियल को हमें रियलिटी में सॉल्व कैसे करना होता है. क्योंकि अगर फैक्टोरियल ही नहीं सॉल्व करने आया तो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के दूसरे क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ गया, हमें इसको भी मैं ये इवैल्यूएट बताऊं. करना. So हाँ that will बिल्कुल be 20 times 19 times 18 factorial upon 18 factorial यस minus बिल्कुल. 13 times 12 times 11 factorial upon 11 factorial. यस बेटा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. तो ये बेटा हो गया आपका 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18. नीचे भी बच्चों फैक्टोरियल 18 आ गया, माइनस 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11. नीचे भी 11 फैक्टोरियल आ गया. तो बेटा 11 से 18 से ये कैंसिल हो जाएंगे. So that will be 380 minus 156. So ये हो गया 224. 380 माइनस कितना है बेटा, ये 156 है. 156. ओके हाँ बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लिया. 156 आएगा 100%. हाँ एक बार चेक जरूर कर लेना. नहीं चेक किया 156. अच्छा तो आपके स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड है? पता चल गया आपको. हाँ कैलकुलेटर अच्छा ये. तो बेटा ये डिफरेंस कितना आया? 224. 224 एग्जैक्टली. दिस इज योर 224. बेटा इसी तरह से करेंगे. मेरे ख्याल से अब आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, क्या इसका वे होता है करने का. ठीक है. अब मैं आपको समझाता हूं कि परम्यूटेशन का मतलब आप समझे सही ढंग से कि परम्यूटेशन को हमें यूज कैसे करना है. अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमें किस तरह से कुछ और बातों को समझना होगा, क्योंकि बुक्स में थोड़े से बेसिक अभी गायब है. तो मैं एक और बुक भी साथ में ओपन कर लेता हूँ. जस्ट वेट. एनसीईआरटी. नहीं बस हमको कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस चाहिए. ये हो गया. जैसे देखो बेटा हमें ये क्वेश्चन एवेल्युएट करना है. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके तो अगर हमें और प्रैक्टिस करनी हो तो हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया. ये क्वेश्चन है तो हमको यहाँ से x निकालना है. इस तरह के क्वेश्चंस को करने के बाद हमारा एक गजब का एक्सपीरियंस आ जाता है कि फैक्टोरियल को रियलिटी में कैसे सॉल्व हम करते हैं. दिस इज योर 1 अपॉन फैक्टोरियल 6. This is 1 upon factorial 7 is equal and to. this is x upon factorial 8. तो बच्चा हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल 8 से 8 बाहर निकालते हैं और 7 भी बाहर निकालते हैं और 6 पे जाके ब्रेक कर देते हैं. तुम कहोगे ये सर कैसे आपने समझा? हमने कहा बेटा आपको सर्च करना होता है कि सबसे छोटा फैक्टोरियल कहां पर है. देखो मैं दोबारा आपको बताता हूं, मैं इसको रफ करके. जस्ट वेट. देखो बेटा हमको ये यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालने से पहले हमें ये देखना होता है कि सबसे छोटा फैक्टोरियल कहां पर है. तो सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है, 6 है कि 7 है कि 8 है? तो आप कहोगे सर 6 है. तो बेटा सारे फैक्टोरियल्स को हमें ओपन करना होगा और रिड्यूस करके उनको 6 तक लाना होगा. देखिए ये हो गया फैक्टोरियल 6. 7 को मैं ओपन करूंगा तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और मैं 8 को ओपन करूंगा तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6. ध्यान से देखो बेटा समझ में आया? हाँ फिर तुम कहोगे सर हम समझ गए आपने ऐसा क्यों किया. क्योंकि दोनों तरफ फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा और एक नॉर्मल सी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन करके क्रिएट हो जाएगी जिसको सॉल्व करना काफी आसान काम. एक सेकंड सर एक डाउट है. हाँ यस बेटा. आपने ऐसा क्यों किया 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल 6?
बेटा मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल की ब्रेकिंग कैसे करते हैं, तो मैंने 7 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फिर मैंने क्या किया, 8 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल ओके 6। ओके ओके। कहां तक ब्रेक करना होता है, जब तक हम छोटे फैक्टोरियल को ऑब्टेन न कर लें। हम्म। जहां हमने छोटा वाला फैक्टोरियल ऑब्टेन कर लिया तो समझ लो हमारा टारगेट पूरा हो गया। वो पूरी इक्वेशन में आपको कॉमन दिखाई देने लगेगा। जैसी पूरी इक्वेशन में कॉमन दिखाई देगा तो उसको हम कैंसिल आसानी से कर सकते हैं और पूरे क्वेश्चन से फैक्टोरियल हट जाएगा और आपकी एक नॉर्मल सी एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। गॉट इट। अब ध्यान से देखो या बेटा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। एक सेकेंड, बट ये तो दोनों डिनोमिनेटर्स है ना, कैसे? हाँ यस बेटा, जैसे आप ध्यान से देखो, जैसे अगर 2/4 इज इक्वल टू 3/7 लिखा है, या 2/4 इज इक्वल टू 5/10 लिखा है, लेट से मैंने नीचे वाला एक एग्जांपल ले लिया, तो आप डायरेक्टली बेटा ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दिस इज ट्रू। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से हो सकता है दोनों तरफ, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से हो सकता है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे बेटा, तो फिर आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। आप फैक्टोरियल 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऊपर भी तो ले जा सकते हो। जैसे आप हाँ ऊपर ले जाओगे तो वो नीचे, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ना, वैसे भी कैंसिल तो होना ही है। वो कैंसिल ही होगा। तो आप डायरेक्टली हाँ क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से हो वही। सकता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो ध्यान से देखिए, ये वाला फैक्टोरियल शिफ्ट होकर के ऊपर ही जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के। जैसे ही बेटा वो ऊपर पहुंचेगा तो वो ऊपर नीचे फिर से कैंसिल हो जाएगा। हम्म। तो आप डायरेक्टली नीचे से ही कैंसिल कर दो। ठीक है बेटा। हाँ इस बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। 1+1/7, 1+1/7 कितना होता है, एलसीएम से इसको सॉल्व करते हैं। 1 7 जा 7, 7 1 जा 7, ये हो गया x/8 इंटू 7। मेरे ख्याल से देखो जरा, स्टेप्स यहां तक क्लियर है। हाँ। बस बेटा क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका। 7+1 हो गया 8, और नीचे हो गया 7, और नीचे x, और ये हो गया 8 इंटू 7। अब बेटा ध्यान से देखो, 7 से 7 बेटा फिर से कैंसिल हो जाएगा, हाँ x आ जाएगा तो 8 इट इंटू इज 8, इक्वल टू 8/। हाँ 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 64। 64। अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहते हैं तो एक स्टेप और भी लिख सकते हैं इसके बाद। 7 से 7 कैंसिल होने के बाद बचेगा 8/1 इज इक्वल टू x/8, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 64। हम्म। मेरे ख्याल से अब आपको ये इक्वेशंस सॉल्व करने की कुछ तो समझ में आई होगी कि कैसे सॉल्व करनी है। हाँ समझा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा बेटा, आपसे पूछा जा रहा है क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, क्या ये फैक्टोरियल 7 हो सकता है? पता नहीं, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यस बेटा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फैक्टोरियल 5 प्लस 3 फैक्टोरियल 2 वो फैक्टोरियल 7 नहीं होता 7 है। नहीं हो सकता, हाँ। उसी तरीके से फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 ऐड होकर के फैक्टोरियल 7 नहीं आएगा। आप चाहो तो उस बात को चेक कर लो। नहीं, फैक्टोरियल 3 आई इज मीन 6, ऑब्वियसली नहीं होएगा। फैक्टोरियल 4 इज 24, हम्म। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 24। एक बार आप और चेक कर लीजिए, फैक्टोरियल 4 7 इज इन फैक्टोरियल 7 एक बार 5040, कितना होता है बेटा, 5040, 5040। 5040। एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 7 6 42, 42 इंटू 42 टाइम्स। 120, हाँ। हाँ 5040। ओके, तो बेटा आप चेक कर लो। फैक्टोरियल 3, अगर हम फैक्टोरियल 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 6 है, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 है।
इनको हम ऐड करेंगे तो 30 आएगा, और 30 कभी भी फैक्टोरियल 7 यानी कि 5040 के इक्वल नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स ये वैल्यू बेटा आ रही है 30, और ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 5040, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। आगे बेटा समझ में? हाँ। तो ये बेटा फैक्टोरियल्स के यूज होते हैं, इसी तरीके से हम फैक्टोरियल को यूज करते हैं और अपने क्वेश्चंस को आसान बनाते हैं। तो बेटा आपके कोर्स में दो तरह के पार्ट चलते हैं, चलता है परमुटेशन की सॉल्विंग, एक चलती है कॉम्बिनेशन की सॉल्विंग, तो दोनों मिक्स होकर के एक साथ चलते हैं। तो अब आप एक काम करिए, मैं आपको थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस देता हूं ताकि आपको पता पड़े कि रियलिटी में क्या होता है। रियलिटी में क्वेश्चंस थोड़े से और डिफिकल्ट होते हैं। जैसे बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपके वर्कड एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा ये। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि हम लोग ने फैक्टोरियल तो सॉल्व करना सीख लिए हैं, लेकिन अब हम डेफिनेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखना होगा। तो बेटा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि व्हाट इज NPR, दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, वेयर n is greater or equal to r, n belong to natural number, r belongs to whole number. yes, ये डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो बेटा यही डेफिनेशन आपको अपने क्वेश्चन में यूज करनी होगी। सबसे पहले आपने क्या किया, 5PR को देखा, तो 5PR को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r, यस, ओके, 2 टाइम्स, फिर लिखा है 6PR माइनस 1, 2 तो होता है times फैक्टोरियल 6 होल डिवाइड upon फैक्टोरियल 6 wait, माइनस r प्लस 1। हाँ, क्योंकि जैसे हम n माइनस आर लिखेंगे तो r की जगह r माइनस 1 है, तो उसमें जैसे ही माइनस ऑपरेट होगा तो माइनस ऑपरेट तो माइनस होगा, माइनस प्लस, साइन चेंज हो गया। तो बेटा अगेन नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ये आपका हो गया 2। अब बेटा आपका टारगेट ये है कि छोटे वाला फैक्टोरियल कहां पर है, क्योंकि सर ये छोटा फैक्टोरियल है और 6 वाला बड़ा फैक्टोरियल है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू फैक्टोरियल 6 times 5 factorial, क्यों लिख दिया, ताकि इधर से फैक्टोरियल 5 और इधर से फैक्टोरियल 5 कैंसिल। नीचे क्या बचा, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस। वंस अगेन हम इसको कंटिन्यू करते हैं, दिस इज योर 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस। गॉट इट। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों तरफ फैक्टोरियल अभी भी हटाने का टारगेट होगा। अब हम जनरल फैक्टोरियल फिर से देखते हैं। बेटा ये बताओ विजय, अजय, तो अजय बेटा ये बताओ, जैसे फैक्टोरियल 7 होता है तो उसको हम 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखते हैं, हाँ, या हम इसको 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। जैसे ही अगर हम ये कॉन्सेप्ट और बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, या n माइनस 1 को बाहर लाएंगे तो अंदर बचेगा n माइनस 2, क्योंकि जैसे ही हम एक बाहर निकालते हैं अंदर एक नंबर कम हो जाता है। हाँ, तो बेटा हमारा टारगेट क्या होता है कि छोटे वाले फैक्टोरियल की तरफ बढ़ना। तो आप क्या करोगे कि 5 माइनस आर तो छोटा है, लेकिन आप यहां पर देखोगे कि सर 7 माइनस आर को बाहर निकालेंगे, तो 7 माइनस आर को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस आर माइनस 1, तो अंदर क्या बचेगा, 6 माइनस आर। लेकिन तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान जाएगा कि ये 6 माइनस आर नहीं, ये तो 5 माइनस आर, यानी एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से बाहर निकालना पड़ेगा।
यानी कि फैक्टोरियल 7 माइनस आर को हम क्या लिखेंगे, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, और अंदर किसका बचेगा, 5 माइनस 5 आर। माइनस आर। ऐसे लिखेंगे बेटा। क्यों लिखा, ताकि अंदर एक एक करके नंबर हमारा कम होता जाए। तो बेटा 7 माइनस आर की फैक्टोरियल को हम फाइनली लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे 7 माइनस आर, ध्यान से देखिएगा, हम उसको लिखेंगे 7 माइनस आर 6 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस आर। देखो बेटा यहां तक समझ में आया। हाँ। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा, हमने कहा ताकि फैक्टोरियल 5 माइनस आर से 5 माइनस आर क्या हो, कैंसिल। कैंसिल हो जाए। एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली ये कैंसिल करने के लिए ही हमने इतनी देर तक मेहनत की। अब बेटा देखो एक नॉर्मल सी इक्वेशन बन गई, दिस इज 1/1, मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, दिस इज 1/1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 इंटू। माइनस आर 6 माइनस आर। अब बेटा इसको बस सिंप्लीफाई करना होगा। हाँ। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगी, और इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। और बेटा आपको सॉल्व करते समय ये भी देखना पड़ेगा कि आर की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, एज वेल एज आर की वैल्यू होल नंबर हो सकती है, यानी नेगेटिव वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए 7 6 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये बेटा रीअरेंज करने पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आगे बेटा समझ में आता, समझ में आगे बेटा यहाँ तक, हेलो, हेलो सर। हाँ बेटा, हाँ, वो मेरा लैपटॉप का बैटरी कम हो गया तो दूसरे डिवाइस से बंद करता हूँ। अच्छा अच्छा करो, आराम से करो, आराम से करो। तो बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ था। हाँ। दिस बिकम्स आर स्क्वायर माइनस 13 आर, This 2 42 minus 2 minus 0 32. 30। 30. So yes AC is equal to 30 and B is equal to minus 13. yes yes बिल्कुल। तो बेटा हमारे पास 10 3 जा 30, हाँ। So minus कुछ और 10. नहीं 30 के लिए, So minus 10 minus 3. माइनस 10 माइनस 3, यस बेटा, हाँ। माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। So R R into to R R minus minus 10 minus minus 3 3 into times R. R minus 10 equal to 0। So R is equal to 3 and 10. yes बेटा, R is equal to 3 and 10। R की दो वैल्यूज आ रही है 3 and 10। जरा हम चेक करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जाके, क्या 3 और 10 दोनों यहीं पे सूट कर रही हैं। तुम कहोगे सर R की वैल्यू 3 तो सही है, 10 एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम पूछोगे व्हाई, क्योंकि ओ बेटा अच्छा। मैंने आपको बताया था कि 5CR में 5C3 तो पॉसिबल है, मतलब 5 में से 3 को अरेंज करना तो पॉसिबल है, लेकिन 5 में से 10 को अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। हाँ। इसलिए R की वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट होगी, 3, क्योंकि R हमेशा क्या होता है, n से छोटा होता है या उसके बराबर हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि n हमेशा R से बड़ा या बराबर होगा। R बड़ा n से नहीं हो सकता है, बिकॉज होल ठीक है ना, नंबर। यस। तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि हम 5 में से 3 को तो अरेंज कर सकते हैं, लेकिन 5 में से 10 को अरेंज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे जो R की वैल्यू एक्सेप्ट होगी वो क्या एक्सेप्ट होगी, R की वैल्यू एक्सेप्ट होगी 3, यस। तो कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों आंसर्स लिख देंगे,
तो तुमको लिखना पड़ेगा r is equal to 3 is only the solution of equation. ठीक है, तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस बहुत सारी तुम्हारी मॉड्यूल में, तुम्हारे वर्क एग्जांपल्स में आपको मिलेंगी, तो उसमें आपको इस तरह से करना पड़ता है। हाँ, ठीक है बेटा, गॉट इट। ओके ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, अब आपको कुछ और बातें बताते हैं, उनको भी आपको सीखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन द 6 लेटर्स A B C D E F be arranged in a row? तो n is equal to 6। यस बेटा, यहाँ पे 6 लोग हैं जिनका नाम है A B C D E F, उनको एक रो में अरेंज करना है। उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। दिस इज योर बेसिकली द क्वेश्चन। तो बेटा अगर आप उसको प्रॉपर पूरा समझना चाहें तो पूरा भी समझ सकते हैं। पूरा समझने के लिए क्या होता है, आपको एक तरह का बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को बॉक्स मेथड से करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आपके पास 6 लोग हैं, तो 6 प्लेसेस बना दीजिए बॉक्स में। दिस इज योर फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 प्लेसेस बना दीजिए। ठीक है, कह रहा इन हाउ मेनी वेज कैन द 6 लेटर्स A B C D E F बी अरेंज्ड इन अ रो। तो बच्चों मैंने एक रो आपको क्रिएट करके दे दी है और आपको उसमें डालना है A B C D E F। तो अजय मैं आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट वाले बॉक्स में कौन कौन जा सकता है? तुम कहोगे सर फर्स्ट बॉक्स में ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, सी भी जा सकता है, डी भी जा सकता है, ई भी जा सकता है, एफ जा सकता है। तो इस रो में फर्स्ट प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 6। अब तुम कहोगे सर कोई ना कोई तो एक चला गया होगा। लेट्स से सर ए यहां पर चला गया, ए यहां पर चला गया। अगर ए यहां पर चला गया या मान लो कोई और चला गया, मान लो बी चला गया, मान लो यहाँ पे बी चला गया, तो अब बचे हुए लोग कितने हैं? तुम बचे हुए लोग कहोगे सर अब ए जा सकता है, सी जा सकता है, डी जा सकता है, ई जा सकता है, एफ जा सकता है। यानी कि सेकंड प्लेस पे कितने लोग जा सकते हैं, उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं? कहोगे 5। कहोगे सर सिमिलरली मान लो यहाँ पे डी चला, यानी बची हुई प्लेसेस पे यहां पर कितने तरीके से लोग जा सकते हैं? 4। मान लो उसमें ई चला गया लोग, अब बची हुई प्लेसेस में यहाँ पे 3 जा सकते हैं, यहाँ पे 2 जा सकते हैं, यहाँ पे 1 जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ। वैसे तो बेटा आपसे कोई भी पूछे कि 3 लोग हैं, 3 लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, तो तुम कहोगे फैक्टोरियल 3। और तुमको अगर भरोसा ना हो तो तुम चेक कर लो। मान लो ए बी सी ये 3 लोग हैं, तो 3 लोगों को अरेंज करने का जो तरीका होता है बेटा वो फैक्टोरियल 3 होगा, यानी कि उसको आप डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हो। उसी तरीके से 6 लोग हैं तो 6 लोगों को सेलेक्ट अरेंज करने का जो तरीका होगा वो फैक्टोरियल 6 हो। और फैक्टोरियल 6 वो क्रिएट कैसे हो रहा है वो अब आप समझने की कोशिश करिए। अभी तो आपने ये देखा कि उसमें बॉक्स मेथड हम किस तरह से यूज करते हैं। इस मेथड को बेटा हम लोग बॉक्स मेथड भी यूज करते हैं। बॉक्स मेथड को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी समझ जाते हैं कि हम कैसे करें। आप समझिएगा, तुमने कहा सर पहली प्लेस में जाने के तरीके थे रो में 6 तरीके, दूसरी प्लेस में 5 तरीके, तीसरी प्लेस में 4 तरीके, तीसरी उसके पास 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके। तो हमने कहा कि बेटा हमको तो रो में सारे लोगों को भरना है, एक रो में सारे लोगों को बैठाना है। अब उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो तुम कहोगे सर इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई।
क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि अगर हम इनको ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, दो ही वेज होते हैं। ये अच्छा सारी इवेंट आपस में डिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि अगर हमने सबको मल्टीप्लाई ना करके ऐड कर दिया तो उस क्वेश्चन का मतलब कुछ और निकलेगा। उस क्वेश्चन का मतलब ये निकलेगा कि हम पहली प्लेस पे भी भर सकते हैं या दूसरी प्लेस पे भी भर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का मतलब यही निकल रहा है कि हमें एक रो में सभी लोगों को एक साथ अरेंज करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। ओके ठीक है, गॉट। तो बेटा आपके पास जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हाँ उसमें सारे क्वेश्चंस में लगभग आप ये मान के चलिए आपको मल्टीप्लाई ही करना है, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में दो चीजें काम करती है। एक काम करती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एक काम करती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपके सिलेबस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये ज्यादा चलता है, एडिशन कम चलता है। एडिशन का मतलब ये होता है कि पहली प्लेस पे भर भी सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि सारी प्लेसेस पे आपको किसी ना किसी को बैठाना है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 1, दैट मीन्स फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? 120 into 6। 120 into 6 कितना हुआ? 720। 720। यानी इसका आंसर आ गया 720। तो ये आपकी बुक का भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कराया कि फर्स्ट क्वेश्चन को देखो पहले हम किस तरह से कर रहे हैं। क्या बात समझ पाए? हाँ जरूरी नहीं आप फैक्टोरियल्स की वैल्यू निकालो, आप फैक्टोरियल के टर्म्स में भी अपना आंसर लिख सकते हो। समझ में आया? हाँ चलिए फिर से देखिए बच्चों, हम दोबारा समझाने की आपको कोशिश करते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसमें हमारे पास डैक ऑफ कार्ड्स के क्वेश्चंस जरूर होते हैं। तो डैक ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या होता है? ज्यादातर बच्चे मतलब ही नहीं समझते हैं, तो पहले उसको समझ लो। जैसे बेटा आपको ये ध्यान रखना होगा, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिनको हम प्ले करते हैं। लेकिन 52 कार्ड्स का डिवीजन कैसे होता है ये बहुत ही कम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आपको ध्यान देना होगा 52 कार्ड्स में जो 26 होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और जो 26 होते हैं वो रेड होते हैं। रेड वाले में बेटा कौन कौन से होते हैं? रेड वाले में बेटा 13 डायमंड के होते हैं और 13 हार्ट के होते हैं। ठीक है, और 26 ब्लैक वाले में बेटा जो होता है वो 13 स्पेड के होते हैं और 13 क्लब के होते हैं। ठीक है, 13 स्पेड के होते हैं और 13 क्लब के होते हैं, ये आपको ध्यान देना। तो 26 ब्लैक 26 रेड ये मिलकर के बनते हैं 52 कार्ड्स। लेकिन 26 रेड में 13 डायमंड 13 हार्ट के, और 26 ब्लैक में 13 स्पेड के 13 क्लब के। और फिर किंग्स का क्या? तो बेटा जो 13 हर्ट होते हैं उसमें एक किंग होता है, एक क्वीन होती है। ध्यान से देखिएगा, मैं सभी 13 पत्तों का भी नाम लिख के दे रहा हूं। 13 पत्तों में एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा और एक एस होगा, और बाकी 2 से लेकर के 10 तक हार्ट के पत्ते होंगे रेड कलर के, जिनपे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा होगा। तो 2 से लेकर 10 तक आपके ये पत्ते हो गए 9, और एक किंग एक क्वीन एक जैक और एक एस, ये 4 पत्ते मिला के हो गए 9 4 13। यानी इसमें भी एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एस होता है, और बाकी 2 से लेकर 10 तक डायमंड के रेड कलर के पत्ते होते हैं। इसमें भी बेटा एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, एक एस होगा, और 2 से लेकर 10 तक नंबर होंगे। इसमें बेटा एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, समझ में आ रहा? समझा। एक जैक होगा, एक एस होगा, और 2 से लेकर 10 तक नंबर होंगे। ये डिवीजन होता है कार्ड्स का। 52 कार्ड्स में 4 किंग होते हैं, 2 किंग ब्लैक होते हैं, 2 किंग रेड होते हैं। 2 किंग जो ब्लैक होते हैं उसमें एक स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है।
दो किंग जो लाल होते हैं उसमें एक डायमंड का होता है और एक हर्ट का होता है। ये डिविजन्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी ताश वाले जितने भी क्वेश्चन है आप काफी अच्छी तरीके से उनको ट्राई कर सकते हो। हाँ जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास दिया हुआ है, फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड हाउ मेनी वेज देयर आर ऑफ अरेंजिंग इन अ रो 52 कार्ड्स। तो बेटा अभी आपने सीखा था कि 6 डिस्टिंक्ट लोगों को रो में अरेंज करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल 6। अब ये 52 कार्ड्स जो होते हैं ये सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी सारे अलग अलग होते हैं। तो 52 कार्ड्स को अरेंज करने का तरीका रो में कितना होगा, फैक्टोरियल 52। तो फैक्टोरियल 52 को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम एज इट इज लिख देंगे, दिस इज योर फैक्टोरियल 52। हाँ ये बात समझ में आई? अब बेटा अब ये 52 कार्ड्स में 4 किंग्स हैं, इन 4 किंग्स को अरेंज करने का तरीका क्या होगा किसी भी रो में, तुम कहोगे सर फैक्टोरियल 4। 13 डायमंड है, 13 डायमंड को किसी भी रो में अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 30। इसमें तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। ये तो सिर्फ पूछ रहा है कि 4 किंग को अरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल 4। 13 डायमंड को अरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल 13। 52 कार्ड्स को अरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल 52। इसमें तो कुछ है ही नहीं खास। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आगे कंटिन्यू करें? हाँ ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग सिट इन अ रो ऑन अ बेंच। बेटा 4 लड़कियां हैं, ये चारों लड़कियां हमने खड़ी कर दी, इनको किसी रो में अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 4। ठीक है, 3 3 boys लड़के हैं, factorial 3 बस फैक्टोरियल 3। however 4 girls and 3 boys तो 4 factorial गर्ल्स एंड 3 बॉयज। plus अब factorial कैसे करेंगे बेटा, हाँ तो मेरी बात factorial समझो, मेरी बात समझो, बात समझो बेटा। और लिखा रहता है तो और का मतलब होता है एडिशन, लेकिन बेटा एंड लिखा रहता है तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। okay तो 4 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, फैक्टोरियल 4। और 3 factorial 4 बॉयज को अरेंज करने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 3। और बीच में एंड लगा है तो हम इनको आपस में क्या करेंगे, multiply मल्टीप्लाई। और लगा होता तो हम ऐड कर देते, लेकिन एंड लगा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? समझा ओके। चलिए, अभी तो बेसिक क्वेश्चन से ज्यादा टफ नहीं है। तो अभी तो हमने आपको बेसिक जानकारी दी है कि बेसिक जानकारी आपको कैसे लेनी होती है। फिर से देखो बेटा, हम आपको फिर से कुछ जानकारी दे रहे हैं, वो भी देखिए आप। अभी बेटा हम अरेंजमेंट कर तो रहे थे, लेकिन अरेंजमेंट में आपने खास बात देखी क्या थी, तुमने अरेंजमेंट में खास बात देखी होगी कि सर सभी लोग डिस्टिंक्ट थे, क्या थे, डिस्टिंक्ट, लेटर्स भी डिस्टिंक्ट थे, है ना, सब लोग अलग अलग थे। जैसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बेटा आप ध्यान देना, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लेटर ऑफ दीज वर्ड्स। जैसे टेबल को हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो तुम पहले 4 ध्यान से देखो, टेबल में कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है, नहीं
तो बस कितने लेटर्स हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5। तो टेबल को अरेंज करने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 5। यानी टेबल से, टेबल को यूज करके हम कितने शब्द बना सकते हैं रो में, फैक्टोरियल 5। हाँ फैक्टोरियल 5। अब ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ पे लेटर जो है नेक्स्ट वाले में रिपीट हो रहे हैं, टी 2 बार आ गया है। बट इसको एक ही बार कंसिडर करेंगे ना फिर। अब मेरी बात सुनो, टोटल है कितने, तुम कहोगे 6 हैं। टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो जो जितनी बार रिपीट होता है उसको उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, यानी आंसर इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर से देखो, कमेटी, कमेटी में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि इसको अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 9। लेकिन जो लेटर जितनी बार रिपीट कर रहा होगा उसको फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, यानी m 2 बार रिपीट कर रहा तो फैक्टोरियल 2। टी कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है तो फिर फैक्टोरियल 2। ई कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, तो फिर फैक्टोरियल 2। हो गया क्वेश्चन। जो लेटर जितनी बार रिपीट कर रहा हो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो बार बार आइडेंटिकल वर्ड्स क्रिएट होंगे। आइडेंटिकल वर्ड्स को रिमूव करने के लिए बार बार हम उनके फैक्टोरियल से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड, यस बेटा। नेक्स्ट वाला देखिए, देखो क्या लिखा है, मिसिसिपी। मिसिसिपी में देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 है, यानी फैक्टोरियल 11 अपॉन। अब देखो बेटा कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये आपको देखना है। 4 बार रिपीट हो रहा है। आई बेटा बिल्कुल सही बात, 4 बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 4। एस भी मेरे ख्याल से 4 बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 4। पी 2 बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 2। बस आंसर आ गया। आ गया। फिर से देखो बेटा, हल्ला बल्लो, पता नहीं क्या लिखा है, हल्ला बल्लो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि फैक्टोरियल 11 होल डिवाइडेड बाय। कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, एल 4 बार। एल 4 बार हो रहा है तो फैक्टोरियल 4। ए 2 बार, ए 2 बार फैक्टोरियल 2। ओ 2 बार फैक्टोरियल 2। बस हो गया। इसका भी बेटा आंसर मैंने आपको लिख दिया। तो देखो बेटा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, टफ नहीं होते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि अरेंजमेंट वही है कि 5 लोगों को अरेंज करना हो तो पांचों लोग तो अलग अलग होंगे, तो फैक्टोरियल 5 हो गया। लेकिन अगर कोई भी रिपीट हो रहा है तो उसको उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे एल अगर 4 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे। ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे, लाइक दैट। समझ में आया बेटा कैसे करते हैं क्वेश्चन? ये क्वेश्चंस करने के तरीके हैं, मतलब इन क्वेश्चंस को करके आप अपने मार्क्स सबसे पहले बना सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आया? हाँ। अब ध्यान से देखो बेटा, जैसे तुमने ऊपर किया वैसे तुम नीचे वालों के लिए भी कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है। Okay. So how many 6? ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स। चेक करो पहले, 6 डिजिट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6। तो उनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, 5 बार, तो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर देंगे, हो गया। फिर से देखो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्टली बताओ, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3।
इसका आंसर बताओ। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसका आंसर बताओ। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। कितना आसान है। हाँ भाई किसी को भी अरेंज करने का तरीका होता है। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, ये तो अरेंज करने के तरीके हो गए, लेकिन जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 1 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। हाँ आगे बेटा बात समझ में। हाँ समझ में आया बेटा कैसे एप्लीकेशन हम लोग इसके करते हैं। समझ में आया। चलो अब पहले ये बताओ, आज की क्लास में तुमको कुछ दोबारा पूछना है। पहले तो ये देखो। हाँ एक बार ऊपर से दिखा दो तो। स्टार्टिंग से। हाँ ये बेटा स्टार्टिंग से मैंने आपको दिखाया, ये देखिए। नीचे नीचे। अभी मैं आपको क्लास नोट्स शेयर कर दे रहा हूँ। देखो क्लास नोट्स आपके पास आ भी जाएंगे। ये इस तरह से क्लास नोट्स आपके पास आ जाएंगे। आगे ना क्लास नोट्स भी हैं। या अगर आप इसको दोबारा देखना चाहो तो दोबारा भी देख सकते हो।